नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। रणवीर अलाहाबादिया, ये नाम तो आपने सुना ही है। बियर बाइसेप्स के नाम से ये जाने जाते हैं। मशहूर पॉडकास्टर हैं। हैं ही कहेंगे, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल कोई पॉडकास्ट आया नहीं है उस बवाल और फसाद के बाद, जब वो एक कार्यक्रम में गए, इंडियाज गॉट लेटेंट के नाम से। समय रायना जी का ये कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में रणवीर अलाहाबादिया के मुंह से कुछ अपशब्द निकले, और इस तरीके के निकले कि उसके बाद फिर वो गलत तो थे ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन उनके ऊपर इस तरीके से, इस फोर्स के साथ उसका विरोध अ, मुख्य धारा करते हुए दिखी, प्रशासन करते हुए दिखा, तंत्र और सरकार करते हुए दिखी, कि ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो ये बोल करके। उसमें छूट की, माफी की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। ऐसे लग रहा था बिल्कुल यहां भी एफआईआर, उधर भी एफआईआर। वो होना शुरू हुआ। खैर, इट इज द लॉ ऑफ द लैंड, जो बोला है उसको आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पुरजोर विरोध के पीछे मकसद रणवीर अलाहाबादिया को सबक सिखाना नहीं है। मकसद है डिजिटल रेगुलेशन लाना। डिजिटल मीडिया पर जो लोग हैं उन पर नकेल कसना। जो आप बहुत लंबे समय से करना चाहते थे, जिस तरीके से करना चाहते थे, बिल्कुल उसी तरीके से कर देना, इस बात को बहाना बना करके। तो क्या बियर बाइसेप्स बहाना है? मकसद कानून लाना है। अपार गुप्ता हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। एडवोकेट हैं, डायरेक्टर हैं इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के। अपार जी ने एक लेख भी लिखा है द हिंदू में आज, इसी चीज को परिभाषित करते हुए। तो अपार, इस नतीजे पर आप क्यों पहुंचते हैं? आपको क्यों लगता है कि ये घुमा करके उस कानून की ओर ले जाने की का एक और प्रयास है? संकेत, जैसे मैंने हिंदू में आज भी लिखा है, ऐसा एक वातावरण बनाया दिया गया है कि हम एक YouTube के कॉमेडी वीडियो में, जिसमें एक गंदा घिनौना मजाक किया गया जो ज्यादातर देशवासियों को पसंद नहीं है, उसके वजह से ये दिखाया जा रहा है कि कानून के पास कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसको प्रोसिक्यूट कर पाए। पर अगर हम इस केस को देखें, इसके अंदर सबसे पहले क्रिमिनल एफआईआर करी गई हैं, और दूसरी चीज, चंद घंटों में वो यूट्यूब पे वीडियो भी ब्लॉक कर दिया गया। एक सरकारी ऑर्डर इशू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। पर अगर हम हर रात जो 9 बजे के कार्यक्रम होते हैं, जिसे टेलीविजन डिबेट्स बोला जाता है, जो मैं मानता नहीं ज्यादातर डिबेट है, वो एक ही नजरिए को दिखाते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि देयर नीड्स टू बी सम रेगुलेशन। वो बार बार ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलेशन चाहिए, कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। ऐसा तो कोई कुछ भी बोल देता है यूट्यूब पे, और इससे पूरे समाज में एक ऐसा वातावरण बन गया है कि ज्यादातर जो हमारे युवा पीढ़ी है, जिनके पास स्मार्टफोन है, चीप डेटा है, वो ऐसे शो देख रहे हैं जिससे उनमें असभ्यता और अश्लीलता ज्यादा से ज्यादा, वो देखने की वजह से वो उनका उनका अपना चरित्र वैसा बनता जा रहा है। तो दिस इज द मॉरल पैनिक मैंने बोला है। तो एक ऐसा वातावरण बना दिया गया। इसमें दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं, क्या ये वातावरण पहले बनाया गया किसी और डिजिटल सर्विसेज के लिए? तो 2021 में हम सबको याद होगा, अमेजॉन की प्राइम सीरीज एक निकली थी, तांडव। और हम्म। उससे तो एक ही तांडव मच गया था। उसमें यह बोला गया था कि ये हमारे हिंदू रिलीजन को, मैं भी हिंदू ही हूँ, वो बहुत बुरी तरह दर्शाता है, और उसकी वजह से क्रिमिनल एफआईआर उसके प्रोड्यूसर, एक्टर, अमेजॉन प्राइम के हेड पे हुई। और उसके बाद हमने देखा, फरवरी के आखिर में, मतलब कुछ चंद हफ्तों के बाद, एक हम्म। नया कानून लाया गया, आईटी रूल्स 2021, जिसमें आपके सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का कब्जा हो गया। उसके बाद बहुत सारी जो सीरीज पहले ही कमीशन थी, वो बनी नहीं। कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे अब ओटीटी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग जो आप कहते हैं, वो दिखती नहीं। क्या दिखता है ज्यादा से ज्यादा आपको? और मेरा ये मानना नहीं है कि वो दर्शाना गलत है, पर सिर्फ वो दिखाना शायद गलत है। हम्म। फौज के ऊपर ओटीटी सीरीज बनती हैं, रिलीजियस
टॉपिक्स के ऊपर बनती हैं कि भारत कितना महान है, पर कोई ऐसी आपने अभी कोई ऐसी ओटीटी सीरीज देखी जो सीधे सरकार पे कुछ क्वेश्चन मार्क डालता है? जैसे सेक्रेड गेम्स बन रही थी, वो तो बन नहीं रही, उसका सीजन 2 भी नहीं आ रहा। और इसके लिए मुझे लगता है जैसे तांडव में एक मॉरल पैनिक क्रिएट किया गया, जिसमें सीधे एक सरकारी सेंसर एपरेटस डेवलप हुआ, वैसे ही अब इंडिविजुअल क्रिएटर्स जैसे रणवीर अलाहाबादी और यूट्यूब के ऊपर जो चैनल चलाते हैं उन पे डाला जाएगा, पर उन्हीं पे नहीं डाला जाएगा। एक ब्रॉडकास्टिंग बिल पिछले साल सरकार लाना चाह रही थी, उससे संकेत रेड माइक को भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, और वो हर टेलीकास्ट के बाद आपको बता पाएंगे ये सही है, ये नहीं सही है, अपॉलॉजी स्क्रॉल रन करिए या हम ब्लॉक कर देंगे आपका पूरा चैनल यूट्यूब पे। बिल्कुल। तो वो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को ये बताएं कि वो जो ब्रॉडकास्ट डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के लिए ये जो रेगुलेशंस थे, वो रेगुलेशन उस समय क्या प्रपोजल था, उसमें प्रस्तावना क्या हाँ रखी जी। गई थी, और उसकी आज की स्थिति क्या है, मतलब वो अभी अभी किस स्टेज पर है वो। और इस एपिसोड को, जैसे कि तांडव में तांडव हुआ था, आपको लगता है कि यहाँ पर बियर बाइसेप्स के भी एपिसोड को, जो बहुत ही निंदनीय बात बोली है, उस निंदनीय बात को आप यू आर टेकिंग इट बियॉन्ड प्रोपोर्शन, और आप जितना उसमें कमेंसरेट लगना चाहिए उससे कहीं ज्यादा ताकत लगा करके आप एक पॉइंट साबित करना चाहते हैं कि नहीं, अब देखा, अब तो वो कानून की जरूरत है। तो वो पहले हाँ तो आप जी। ये बताते हैं कि वो क्या रेगुलेशन था। देखिए, ब्रॉडकास्टिंग बिल जो था, रेगुलेशन बिल, वो लाया जा रहा था बिल्कुल चुनावों से पहले, दो जनरल इलेक्शन हुए और उसमें एक कंसल्टेशन करी गई, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो ऑनलाइन डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स हैं जैसे रेड माइक है, उन पे एक फॉर्म ऑफ रेगुलेशन लगेगी, जिसमें उन्हें लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी, उन्हें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। और दूसरा था जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स भी हैं, जैसे रणवीर अलाहाबादिया है, समय रैना है, उन्हें भी जाके गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, कोई भी जो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट डालता है। और इससे डायरेक्ट पावर बन जाती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, जिसे एक लाइसेंसिंग पावर बोलते हैं। जैसे अगर आप कोई टेलीविजन चैनल अगर खोले, आज की डेट पे आपको जाके एक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, जिसमें अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग लाइसेंस होती है, उसमें कंडीशंस होती हैं, पर उससे खतरा ये होता है कि सरकार ये भी फिर चुन सकती है किसको लाइसेंस मिले और किसको नहीं मिले। और हम ये देख चुके हैं, जैसे कुछ ब्रॉडकास्टर थे, जैसे एक बहुत बहुत वेल नोन केस है, मीडिया वन केस, जिसके अंदर सरकार ने उनको उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया था, बोला था सिक्योरिटी कंडीशंस के लिए हम नहीं कर रहे, और वो सिक्योरिटी कंडीशंस उनको बताई भी नहीं क्या थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, और फिर उनको उनका लाइसेंस मिला। सरकार को बोला गया कि उनको बताइए कि आप उनको लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे। तो मेरे हिसाब से ये एक पिक एंड चूज पावर क्रिएट करेगी, एक आर्बिट्रेरी पावर क्रिएट करेगी, क्योंकि सरकार के पास इतना तो इतना मतलब वो नहीं है, एपरेटस नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, स्टेट कैपेसिटी नहीं है कि वो हर यूट्यूब चैनल को जाके बंद कर दे। वो देखेगी कि कौन लोग उसके हित में नहीं बोल रहे, फिर उनको लाइसेंस नहीं देगी, और लाइसेंस की ऐसी कंडीशंस डालेगी कि ये जो न्यू मीडिया स्टार्टअप्स है, जैसे रेड माइक है, दूसरे भी है, बहुत सारे हैं जो अब यूट्यूब पे आ गए, उनसे ये किया नहीं जाए। तो बिल्कुल चुनाव से पहले किया गया था, उस पर पब्लिक कंसल्टेशन करी गई थी, और बिल्कुल चुनाव के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने एक नया वर्जन इसका प्राइवेटली स्टेक होल्डर्स को दिया था, 14-16 लोगों को दिया था, वाटरमार्क कॉपी थी, कॉन्फिडेंशियल थी, और वो लीक हो गई। लीक होने के बाद काफी बवाल बच गया, लोगों ने यूट्यूब पे शोज बनाए इसके बारे में, बोला सरकार हमें एक पिंजरे में बंद करना चाह रही है, वो यूट्यूब के लिए एक सेंसर बोर्ड बनाना चाह रही है, और इसके वजह से सरकार ने ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ाया। पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने प्रस्ताव वापस भी नहीं लिया। उसकी लास्ट अपडेट ये थी कि सरकार ने बोला था हम इस पे और कंसल्टेशंस करेंगे, और फिर हम इस पे एक डिसीजन लेंगे, हम इस पे एक नतीजा पे पहुंचेंगे। तो वो नतीजा अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं। और अब आप देखिए, ये पूरी ब्रॉडकास्टिंग बिल की पूरी प्रक्रिया अभी भी किसी ना किसी तरीके से चल रही है, और अब
उसके लिए पूरा एक जैसे मैं बोल रहा था, एक पूरा इन्वायरमेंट बन गया है कि अब लोग खुद बोलेंगे, अब क्रिएटर खुद बोलेंगे कि हमारे अगेंस्ट, जैसे तांडव में आपने एफआईआर डाली थी, हमारे अगेंस्ट एफआईआर हो रही हैं, हमें थाने जाना पड़ रहा है, हम बाहर ट्रेवल नहीं कर सकते, पासपोर्ट डालना पड़ रहा है, आप हमें रेगुलेट करिए, आपके लाइसेंस हम मंजूर करते हैं और हम वही वीडियो बनाएंगे जो आप बोलेंगे, और अगर आपको कुछ बुरा लगेगा आप हमें बता देना, हम वो ऐसे वीडियो नहीं बनाएंगे और अपने चैनल से हटा देंगे। बस आप एक क्रिमिनल कार्रवाई, एक पुलिस की कार्रवाई शुरू मत करना। बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन अब देखिए, जैसे खास तौर से ये रणवीर हैं, ये कोई ऐसा एंटी सरकार तो बोल भी नहीं रहे थे। इनफैक्ट इनके ऊपर तो ये आरोप लग रहा था कि ये तो एकदम ही बिल्कुल प्रो सरकार, सारे मंत्री इनके पॉडकास्ट में आते थे। तो ऐसे में तो ये तो इनके जैसे कहा जाता है ना, एकदम दुलारे दुलरुआ, तो उनके साथ ये करके इज दिस लाइक सेटिंग एन एग्जाम्पल टू प्रूव योर पॉइंट। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अपार जी, देखिए आप ये कह रहे हैं कि एक रेगुलेशन ताकि आप और ज्यादा कस के कंट्रोल करें और इसको बहाने की तरह इस्तेमाल करें। मैं एक राइटअप आपके साथ शेयर करना चाहता हूं द न्यूज मिनट वेबसाइट का। ये हाँ है जी। तमिल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन विकटन, उनकी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया कथित रूप से जब इन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक कार्टून बनाया प्रधानमंत्री मोदी पर। अभी तो कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और अभी भी अगर सरकार चाहे तो उसके पास इतनी पावर्स हैं, और उसके बाद फिर उसको कंटेस्ट किया जाता है, चैलेंज किया जाता है, इतनी पावर्स अभी भी हैं कि वो किसी भी कंटेंट को टेक डाउन कर सकें। मतलब अगर सरकार को ये लगे कि ये सही नहीं है तो वो उस कंटेंट को हटाने की कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस रेगुलेशन के बाद ऐसा क्या बदल जाएगा जो अभी ऑलरेडी नहीं हो रहा है? विक्टन इज एन एग्जांपल। देखिए, जो ये वेबसाइट उन्होंने ब्लॉक करी है वो सेक्शन 69A और जो ब्लॉकिंग रूल्स हैं और फिर आईटी रूल्स बनाए हैं उसके अंदर करी है। उसके अंदर मिनिस्ट्री को कोई कंप्लेंट करता है या मिनिस्ट्री खुद ये पाती है कुछ गलत है, और फिर वो एक ऑर्डर इशू करती है और वो वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है। इसमें ये दिक्कत है कि सरकार को एक बाय एक रुकना पड़ता है और उसको एक्ट करना पड़ता है जब उसको कुछ बताया जाता है कुछ गलत है। अब आप सोचिए, आपको अगर शुरू से ही विकटन को, कि जैसे अगर आप इंडिपेंडेंट यूट्यूब पे डिजिटल न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्हें शुरू से ही एक लाइसेंस लेना पड़े। उस लाइसेंस के बिना आप अपना यूट्यूब चैनल चला नहीं सकते। वो लाइसेंस हर 3 साल में रिन्यू होता है। उस लाइसेंस की कंडीशंस ऐसी हैं, वो बोलती हैं आपके ऊपर एक कंटेंट कोड लगता है, जैसे टेलीविजन न्यूज चैनल्स पे लगता है। उसके अंदर वो बोलती है कि अगर कोई कंप्लेंट आए तो सरकारी बाबू सुनेगा और आपको एक बंद कमरे में बुलाएगा। तो उनके पास एक और नया जरिया आ जाता है जो मेरे हिसाब से बहुत एफिशिएंट है ब्लॉक करने के, ब्लॉक करने से एक स्टेप पहले, जिसके अंदर वो सरकार क्या चाहती है? सरकार ये नहीं चाहती कि वेबसाइट ब्लॉक हो। सरकार ये चाहती है कि जो वेबसाइट है वो चलती रहे, पर उसके पक्ष में बोले। जब आपको हर 3 साल जाना है सर, जब को आपको हर 2-3 साल जाना पड़ेगा, सरकार उसी डिपार्टमेंट से आपको रिन्यूअल लेना पड़ेगा। 3 कंप्लेंटें वो बोलेंगे कि आपके अगेंस्ट आई हुई हैं, तो आप कैसे रिन्यूअल लोगे? खुद सोचिए। तो आपने एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी कि अगर चलते रहना चाहते हो तो कुछ ऐसा ना करो। तो आपने इन अ वे थोड़ा सा प्लायंट या कंप्लायंट मीडिया बनाने का प्रयास किया है, ये आपका कहना है? हाँ, इन और पूरा एक रेगुलेशंस के आर्किटेक्चर माध्यम से। बन जाता है। उनके पास पूरी लिस्ट होएगी। वो बोलेंगे कि रवि जी, ध्रुव राठी जी, संकेत, मतलब 50-60 लोग जोड़ लेंगे जो बोलेंगे टॉप यूट्यूब चैनल है। उनको बोलेंगे आप रजिस्टर करिए, हम ये कागज दिखाइए, आप उन कामों में खुश जाएंगे। देखिए, ज्यादातर लोग यूट्यूब का चैनल इसके लिए चला रहे हैं क्योंकि उनको नहीं एक ऑडियंस मिलती है, क्योंकि उनके पास जो बड़े न्यूज चैनल है, जो कॉर्पोरेट फंडिंग, जो यूजर सपोर्ट पे नहीं चलते, जो सरकारी एडवर्टीजमेंट होते हैं, जो बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड। अब मैं आपके व्यूअर से बोलूंगा 9 बजे का टेलीकास्ट देखिए कि कौन से ऐड है, कौन रन कर रहा है। आपको क्या ये यूट्यूबर्स के ज्यादातर दिखते हैं? नहीं होते ना। उनका रेवेन्यू चैनल बिल्कुल अलग है। उनका रेवेन्यू चैनल आप है, व्यूअर है।
तो देखिए, उनके पास इतने पैसे नहीं आते क्योंकि वो वैसा काम नहीं कर रहे जिसमें वो एक अकाउंट्स ऑफिस, एक कंप्लायंस टीम, एक हम्म मतलब एक लीगल टीम को सबको रख पाए। तो देखिए, हम्म दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी कॉल्ड एज एस्टैब्लिशमेंट ब्रॉडकास्ट मीडिया एंड व्हाट इज टुडे इमर्जिंग एज इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया इन इंडिया। तो हम्म सरकार आपके ऊपर इतना कंप्लायंस डालेगी, सबसे पहले ज्यादातर लोग बच नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, वो कंप्लायंस ऐसी होगी कि आपको उसके पास बार बार जाना पड़ेगा, और उसके वजह से आपको उनसे बात करनी पड़ेगी और आपको उनका नजरिया रखना पड़ेगा, क्योंकि आप भी उनसे कुछ कुछ ना कुछ मांगेंगे। हम्म और ये एक मौका उनको और मिल गया है यही बात करने का। अब आपको लगता है कि ये इन अ वे अगर ये प्रपोज किया जा रहा है, प्रस्तावना हो रही है कि आने चाहिए डिजिटल रेगुलेशन, तो जिन कारणों की वजह से वो रुका था वो चर्चा अब दोबारा से शुरू होगी, यानी कि जो आपत्ति है, जैसे कि आप आपत्ति कर रहे हैं, आपको लगता है उन आपत्तियों को भी दोबारा दर्ज कराने का ये एक मौका है, क्योंकि वो कानून कहीं बिल्कुल। गया नहीं था, वो तो उन्होंने हाँ, थोड़े समय के लिए साइड में रख दिया था। संकेत, लोकनीति सीएसडीएस का जो पोल होता है वो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा पोल होता है। वो यही नहीं बताता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां जीत रही हैं, वो ये भी स्टडी करता है कि लोगों ने क्यों वोट डाला और कैसे वोट डाला। तो उसमें उन्होंने ये पाया था, 2024 का चुनाव हुआ था, दो इलेक्शन विच वर हेल्ड, उसके अंदर ज्यादातर लोग पेपर अभी भी पढ़ते हैं, पर एक बड़ी मात्रा में अबाउट 44% अब डिजिटल न्यूज कंज्यूम करते हैं, जिसमें से व्हाट्सएप, यूट्यूब बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो उससे जो प्रभाव पड़ता है इलेक्शन में, वो बिल्कुल एक डायरेक्ट लिंक है। और 2024 में जो बात हो रही थी, ज्यादातर अगर आप देखें एग्जिट पोल, सारे जो टेलीविजन चैनल के एग्जिट पोल ने उन्हें जो उसमें उन्होंने जो बीजेपी को संख्या दी थी वो तो आई नहीं। ठीक ठीक है। और ज्यादातर जो इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया आउटलेट्स थे, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, जो जिन्होंने ज्यादातर ये एग्जिट पोल नहीं दिखाए, वो ये कह रहे थे कि हमें लग रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा बोला जा रहा है। तो सरकार यही चाहती है जब वो फिर से वापस आए कि इन पे लगाम कैसे डाली जाए। ये तो हमारे पक्ष में बोलते नहीं, ये तो ये भी दिखाते हैं कि राष्ट्र हित में क्या चीजें हो रही हैं जो सरकार सही तरीके से कर नहीं रही। तो संकेत, उस समय पे पब्लिक के दिमाग में ये चीज बहुत क्लियरली आ गई थी कि क्योंकि सरकार को जब वापस आई इतनी सीटें नहीं मिली, और ज्यादातर टेलीविजन न्यूज चैनलों ने जो एग्जिट पोल्स में दिखाया वो गलत था। तो जिन लोगों ने हमें सच दिखाया उन पे ये नया कानून डाला जा रहा है। मेरे हिसाब से पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट। लोगों को फिर हाँ एक बारी सोचना पड़ेगा कि अब 2025 हो गया है, पर एक हाँ साल भी नहीं हुआ है। हम एक साल पहले यही प्रस्ताव को अलग तरीके से क्यों देख रहे थे? ये प्रश्न सबको अपने साथ अपने अपने आप पूछना चाहिए। और क्या हम यूट्यूब पे, ज्यादातर लोग क्या यूट्यूब पे ऐसे जोक और स्टैंड अप देखने जाते हैं, या ज्यादातर आज की डेट पे वो ये देखने जाते हैं कि मुझे टेलीविजन चैनल पे कुछ दिखाया जा रहा है वो सच है या नहीं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मतलब कोई भी पत्रकार जो उन्हें पसंद है उसका एक अलग नजरिया मैं पा पाऊं या नहीं। बिल्कुल। और इसकी इसको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि आपने कहा कि आप पब्लिक डिसेंसी को एक मुद्दा बना रहे हैं। अब मेरा ये कहना है कि टीवी बहुत रेगुलेटेड है, बहुत ज्यादा। हाँ जी। ऐसा माना जाता है हाँ। कि आपको लाइसेंस हाँ। लेना पड़ेगा तमाम। कौन सी बड़ी सभ्य बहस हो रही है इन चैनल्स पर? आपको असभ्यता डिजिटल की दिखाई दे रही है, लेकिन आप मुझे एक सभ्य बहस बता दीजिए रात में जो होती है, जिसको आप सभ्यता के दायरे में रख सकें। इफ द डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी इज सब्जेक्टिव, डिस्पाइट रेगुलेशन इट इज कंसिडर्ड सब्जेक्टिव, और क्योंकि वो आपके पक्ष में है तो वो बर्दाश्त है। लेकिन आपके पक्ष में जो चीज नहीं हो रही है उसमें आप इस बहुत ही रिलेटिव वर्ड डिसेंसी को किस तरीके से यूज करेंगे? आपको लगता है कानून में इस चीज का भी प्रावधान होना चाहिए? आप किस चीज को इनडिसेंट बोलेंगे? देखिए, कैसे साबित करेंगे डिसेंट कोई चीज इंडी इनडिसेंट है? देखिए, इंडिसेंट और डिसेंट में मेरे को लगता है
सरकार का ज्यादातर कोई ऐसी पावर्स नहीं होनी चाहिए, वो समाज के ऊपर होना चाहिए। और सरकार को अगर कुछ लगे कि मतलब ज्यादातर जो कंटेंट आ रहा है वो सही नहीं आ रहा, उसको पब्लिक ब्रॉडकास्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर जो हमने देखा है, जो ये परिभाषाएं होती है सभ्यता की, वो इस तरीके से इस्तेमाल करी जाती हैं, जो राजनेता उस समय पे सत्ता में हो। तो मेरे हिसाब से संकेत, ये समाज के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। और जिन लोगों को, देखिए आज तो यूट्यूब का जमाना है, आपको एक टैब बंद करना है, कोई आपको बोल नहीं रहा कि आप ये देखिए। ये ऐसा वो जमाना नहीं है 1980s 1990s इवन टू अर्ली 2000 की 300 चैनल इन टोटल, 15 न्यूज चैनल। तो सरकार को इसको रेगुलेट करने की बहुत एक जरूरत है। मेरे हिसाब से लोगों को यह भी पढ़ना चाहिए कि प्रकाश जावड़ेकर जी, बीजेपी की पहली सरकार बनने से पहले उन्होंने यह बोला था कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को हटा देना चाहिए। सरकार का इसमें कोई रोल ही नहीं होना चाहिए कि मीडिया क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही। क्यों बोला उन्होंने उस समय? क्योंकि वो सरकार में नहीं थे। और फिर जब खुद मंत्री बने, तब उसके बाद हमने देखा कि कैसे कैसे मतलब रेगुलेशन टाइट होती गई। तो जो ऑपोजिशन में पार्टीज होती हैं, वो ज्यादातर बोलती हैं कि सरकार की पावर इन सब्जेक्टिव दायरों पे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरा मानना है, देखिए नेशनल सिक्योरिटी जैसी इश्यूज होते हैं, कभी कभार सिक्योरिटी क्लियरेंसेस, वो सारी चीजों में सरकार को आना चाहिए, पर सबूतों के साथ आना चाहिए। पर इन सब्जेक्टिव चीजों में उसे पढ़ना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, हमारा ज्यादातर ये जो डिबेट हो रहा है वो इसके लिए हो रहा है क्योंकि हमें लग रहा है कि भारत की युवा पीढ़ी सही नहीं जा रही है। उसके लिए द कोर इशू इज अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ स्किलिंग। सही तरीके से स्कूल नहीं चल रहे, सरकारी स्कूल अभी भी नहीं चल रहे। अगर आप जाए विलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट्स में, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है, जो सरकार के अपने आंकड़े हैं। तो संकेत, अगर आप सारा चीज बोलिए कि रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के एक गंदे जोक की वजह से हमारा समाज पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। 2 चीफ मिनिस्टर, 3 पुलिस डिपार्टमेंट, एक स्टैंडिंग कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच, मतलब आप सोचिए पूरा समाज कैसे टूट पड़ा है इस पे। मेरे हिसाब से ये ओवर रिएक्शन यही चीज दिखाती है। हमारा युवा पीढ़ी खतरे में तो है, पर शायद हम सही खतरा मतलब ऑनेस्टी से, मतलब सही तरीके से एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे कि हम सही तरीके से उन्हें एक वातावरण नहीं दे पा रहे। मतलब क्लीन वाटर, क्लीन फूड, राइट स्किलिंग एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर अ जॉब, हम वो नहीं दे पा रहे। मेरे हिसाब से वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो हमको अपने आप से पूछना चाहिए। हाँ, ना कि आप सब बैठ करके इस चीज पर चिंता करें कि हमारे समाज को कितना कितना ज्यादा प्रदूषित कर दिया एक रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना ने। उनका जो होगा वो अपना निपटेंगे। इस तरीके का दिस फुल माइट ऑफ द फोर्स, ये क्या पूरी तरीके से कुछ और साबित करने के लिए किया जा रहा था। जी आप आगे। और संकेत, एक चीज बोलना चाहूंगा, आपके कुछ व्यूअर ये सोचेंगे मैं कोई रणवीर का दोस्त हूं या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जब उन्होंने 4 मंत्रियों के साथ इंटरव्यू किए थे, मैंने कहा था, एक टेंडर निकला था माईगव का, रणवीर आपने क्या ये क्या कहते हैं सरकार से पैसे लिए इंटरव्यू करने के लिए? क्योंकि देखिए यूनियन मिनिस्टर एक के बाद एक जा रहे हैं, उनके पास इतने काम होते हैं, कुछ तो आपने सरकार से बात करी होगी। तो उसके बाद उन्होंने एक डिस्क्लेमर डाला था इन कोलैबोरेशन विद माईगव, और इस पे कुछ पत्रकारों ने स्टोरीज भी करी थी। तो मैं कुछ ऐसा पार्शियल नहीं हूं रणवीर की तरफ। मेरे हिसाब से फुल एडवर्टाइजिंग डिस्क्लोजर्स होने चाहिए और सही तरीके से ये काम होने चाहिए। और दूसरी चीज मेरे को लगता है, रणवीर जैसे ये इंटरव्यूज करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स की तरह के साथ, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी चॉइसेस, उनके कपड़े, उनके खाने में ज्यादा जाते हैं, ज्यादातर जाना चाहिए उनकी परफॉर्मेंस में, मतलब क्या क्या वो काम करते हैं, कैसे उन्होंने काम किया, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती। तो मेरे हिसाब से ये जो जर्नलिज्म है, पॉडकास्टिंग से थ्रेटन होता है थोड़ा, जब सही तरीके से प्रश्न पूछे नहीं जाते, स्पेशली पॉलिटिशियन से। तो मैं ये सारी चीजें पहले बोल चुका हूं। मेरे को कुछ ऐसा रणवीर जी से मतलब दोस्ती नहीं है, या मैं उनके लगाव नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है संकेत।
नहीं, 100 बात की एक बात अपार जी ऐसा है, जो रणवीर कर रहे थे अपने मंच पर, वो पत्रकारिता नहीं है। देखिए, बहुत हाँ, क्लियरली बिल्कुल। ये डिस्टिंक्शन रखना बहुत, अब जैसे एक संदेश भाटिया जी हैं, वो अपना हाँ। अनफिल्टर्ड नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। हैट्स ऑफ टू द मैन्स ऑनेस्टी, वो बहुत क्लियरली बोल देता है, मैं पत्रकार हाँ जी, नहीं हूं। मैं जानता हूँ उन्हें, वो कहते हैं मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं एंटरटेनर हूँ, ये कहते हैं। हाँ, तो वो क्लैरिटी है ना मन में, एकदम क्लैरिटी है। तो अगर वो किसी पॉलिटिकल इंटरव्यू, एन आई कभी कभार मैंने उनके इंटरव्यू सुने हैं एक्चुअली, अपने यूनिक स्टाइल में वो काफी हद तक ऐसी पत्रकारिता कर जाते हैं जो शायद पत्रकार भी ना करें। मतलब ही गेट्स अंडर द स्किन ऑफ पीपल। तो खैर, अपनी जगह हैं ये सब बातें। लेकिन क्या, जैसे कि आपने अपार गुप्ता को सुना दर्शकों, क्या बियर बाइसेप्स के नाम से एक बहाने की तरह इसको इस्तेमाल करके असली मकसद उस कानून को रिविजिट करना है जो आप एक बार पहले लाने की कोशिश कर रहे थे, फिर आप सफल नहीं हो पाए? ये आज हम लोगों को सोचना है। और अगर ऐसा कोई रेगुलेशन आना है, तो फिर उस रेगुलेशन के रेगुलेशन पर कौन बैठेगा? क्या स्टेक होल्डर्स बैठ करके उस पर बात करेंगे, या फिर एक सरकारी फरमान पर हम लोग मान जाए? जैसे अभी एक नीड क्रिएट की जा रही है कि अभी लाना है तुरंत, देखो कितना गलत हो रहा है, तो वो डिसीजन इन हेस्ट विल बी रॉन्ग। मेरे ख्याल से अपार गुप्ता उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अपार जी, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने थैंक यू। के लिए। दर्शकों, आपका भी। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।